होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। आपको पता है कि ये मजमून है, और मजमून हम आपको बताए थे कि किसी भी खास मौजू पर जो कलम तहरीर बंद की जाए उसे क्या कहा जाता है? मजमून कहा जाता है। और मजमून आपको पता है बाबू, जब बता दिए हैं मजमून किसे कहते हैं, तो ये भी एक मौजू, खास मौजू से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो आज हम लोग इसको मुकम्मल पढ़ेंगे, बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। और अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 छोड़े तो उसको भी देख लीजिए, वरना जो है ना बहुत आपको जो है ना दिक्कत फिर आने लगेगी। इसलिए एक आसान अंदाज में शुरू किया गया है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये चैप्टर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बगैर वक्त गवाए। तो देखिए, आप सभी को यहाँ याद होना चाहिए कि सैयद सुलेमान नदवी, है ना, सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जो है ना जानेंगे हम लोग किसके बारे में बाबू, तो उसके बाद जानेंगे हम लोग बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के बारे में। चलिए भाई, सभी लोग आ गए हैं, एक बार जरा एक नज़र डाल लें सभी लोग पे भाई। एमडी सलमान, चांद तारा, नौशाद आलम, एमडी गुलाब, नगमा, सैमा शेख, गुलफशा खातून, समर, एमडी इंजमामुल हक साहब, शमसाद रजा। चलिए भाई, सभी लोग आ गए हैं। फरजाना परवीन, चलिए अब हम लोग जानते हैं मुसन्निफ के बारे में। उसके बाद बाबू जानेंगे हम लोग बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक को, इसको भी आसान अंदाज में क्लियर करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ला दिया है लिख कर, तो यहाँ ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा, ठीक ना। सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? कमेंट करो जल्दी से। 22 नवंबर 1884 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बिहार में। बिहार में कहाँ? दसना। दसना कहाँ है? तो नालंदा, यानी नालंदा जिला में पैदा हुए। नालंदा जिला में एक गांव हो सकता है दसना, वहीं है पैदा हुआ। और ये कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। वालिद का इनका नाम क्या है बाबू? तो हकीम सैयद अबुल हसन। क्या नाम है? जल्दी कमेंट करो। 1884 में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम क्या है? हकीम सैयद अब्बुल हसन। इतना कमेंट करो। 1902 में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल पंच में खातूनों की तालीम के उन्वान से शाया हुआ था। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा रिसाला का उनका नाम क्या है? अल पंच नाम है, ठीक है। कब शाया हुआ? 1902 में, और ये पहला है और खातूनों की तालीम के उन्वान से। मजामीन में खास तौर पर मजामीन जो है नुकुशे सुलेमानी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। पॉइंट अहम है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। सीरतुन नबी की जिल्द अव्वल ही शिबली मुकम्मल कर सके थे। अब शिबली भाई कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, शिबली नुमानी इनके उस्ताद साहब है। शिबली नुमानी कौन है? शिबली नुमानी कौन है? तो उस्ताद है इनके। शिबली नुमानी के ही शागिर्द हैं, तो वो उस्ताद हो गए, ठीक ना। तो शिबली नुमानी इनके उस्ताद हैं, तो वो मुकम्मल नहीं कर सके थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। तो सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी को पाए तकमील तक पहुंचाया। यानी सवाल आ जाएगा कि किस तसनीफ को नामुकम्मल को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था? तो किसको मुकम्मल किया था? तो भाई आपको याद रखना है, सीरतुन नबी मुकम्मल किया था। किताब में याद रखिएगा, सीरत आयशा, हयाम और रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें हैं। इंतकाल के बात किया जाए तो 22 नवंबर को पैदा हुए बाबू, और 23 नवंबर को इंतकाल कर जाएंगे। 23 नवंबर को इंतकाल कर जाएंगे। 23 नवंबर को इंतकाल करेंगे। कब? तो 23 नवंबर 1953 ईस्वी। कब हो जाएगा बाबू? 1953 ईस्वी, ठीक ना। चलो जल्दी कमेंट करो। 22 नवंबर को पैदा हुए और 23 नवंबर को उनका 1953 में इंतकाल हो गया, ठीक ना। क्लियर है सर? ये सब याद है? बिल्कुल याद है, और रिवीजन कर लो बाबू। चलो, तिपरन, जी बिल्कुल तिपरन, यानी 53, ठीक ना। अब ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं बोलने आ रहा है, याद कर लो, ज्यादा ड्रामा नहीं करो। चलो अब जानते हैं हम लोग बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक के बारे में बाबू। जरा यहाँ ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, है ना।
बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक पे ध्यान दो और आसान अंदाज में समझो। आखिर ये है क्या? देखो, ये एक बाज पुराने लफ्जों यानी जो लफ्ज है उसकी नई तहकीक कैसे होगी भाई? जैसे निहार कौन सा लफ्ज है भाई? कोरमा कौन सा लफ्ज है भाई? तो पूछ देगा तो कोरमा तुर्की, वो फारसी है ना। तो यही बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। जी बिल्कुल, आज थोड़ा तबीयत ठीक है, गर्म पानी पिए थे तो सर आज आपकी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए जरा यहाँ बात को बाबू, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है? देखिए एक बात पहले समझ लीजिए। अच्छा हम लोगों को देखिए अभी पेट के खाने के लिए यानी सबसे अहम खाना कौन सा हो सकता है? तो आप अब खुद दिमाग लगाइए कि दिन भर जब इंसान जगा रहता है तो कुछ ना कुछ खा लेता है, पी लेता है, लेकिन रात में जो है इंसान सो जाता है। तो सोने में ऐसे होता है कि बहुत सारा लंबा जो है ना वक्त गुजर जाता है और गुजरने के बाद भूख की हाजत होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो खाना अहम है वो नाश्ता है। नाश्ता इसलिए अहम है कि जब इंसान रात भर भूखे रहता है तो उसको सुबह जो है ना खाने की हाजत होती है। अगर सुबह नाश्ता कर लेता है तो दिन को खाना भी ना खाए तो चल जाएगा, लेकिन नाश्ता बहुत ज़रूरी है। इसलिए खानों में सबसे अहम खाना कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट करो, नाश्ता। क्या है? नाश्ता। चलो आगे ध्यान दो। लोग अपने अपने तजुर्बा और मुताबिक कई जवाब दिए, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी क्या जवाब? साथ सुनिए। मैं समझता हूं, मैं मतलब सैयद सुलेमान नदवी क्या समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि वही अक्सरों का है, यानी यह खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ठारिश हो जाती है। ठारिश कहते हैं बाबू यानी आराम हो जाती है, यानी अलम मिल जाता है, अब हमको हाजत नहीं होती है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान रखिएगा सैयद सुलेमान नदवी से क्या मुराद है। देखिएगा सैयद सुलेमान नदवी ऐसे तो आपको बताए थे कि कई जबानें जानते थे, वो जबानें मुराद अलग है, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी आपको पता है अरबी है ना। जल्दी कमेंट करो, अरबी उर्दू और फारसी ये तीन जबान, एक और जबान अरबी उर्दू फारसी है ना, और अंग्रेजी भी है ना, अंग्रेजी चार जबानों के माहिर थे सैयद सुलेमान नदवी। कौन जबान नहीं जानते थे? तो संस्कृत याद रखना। लेकिन यहाँ लिखा है मैं दो जबान जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की, यानी अरबी और अंग्रेजी। तो यानी अरबी से मुराद बाबू है, अरबी से मुराद है पूरब की, ठीक ना, अरबी से मुराद है पूरब की। अंग्रेजी से पूछे तो ये पश्चिम की। तो दोनों आपको ध्यान रहे कि सैयद सुलेमान नदवी पूरब से कौन सी जबान मुराद लेते हैं और पश्चिम से कौन सी जबान मुराद लेते हैं। तो पूरब से अरबी, पश्चिम से अंग्रेजी। तो डिफरेंस याद रखें। ऐसे हकीकत में ये जो है चार जबानें जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे। तो दे देगा दर्जे जेल में से सैयद सुलेमान नदवी कौन जबान नहीं जानते थे। तो ये ध्यान रहे, ये सब है, माहिर थे इसमें। आगे अरबी में इसको फुतूर कहते हैं, यानी नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो बाबू, नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? तो कहिएगा जी सर अभी तो आप बताए, फुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुतूर। और फुतूर के माने तोड़ने के हैं, फुतूर के माने तोड़ने के हैं। और तोड़ने लफ्ज कहाँ से निकला है? तो ये इफ्तार से बना है, जो मुसलमानों में है, यही आगे बताया जाएगा कि है ना। अरबी उसके माने फुतूर है, इससे मुसलमानों का इफ्तार, और फुतूर के माने तोड़ने के है ना। अभी देखिएगा हम लोग जब सुबह में सहरी खाकर रोजा रखते हैं तो कहते हैं ना इफ्तारी किया जाए, तो इफ्तार यानी उसको तोड़ा जाए। फुतूर से इफ्तार, और इफ्तार हम लोग क्या करते हैं? उसको करते हैं इसीलिए तोड़ देते हैं, ठीक ना जी। बिल्कुल सनव्वर परवीन, फरजाना परवीन संस्कृत नहीं जानते थे, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई बिल्कुल ऐसे कमेंट करते रहिएगा तो सीख जाइएगा। चलिए भाई, नाश्ता को अरबी में फुटूर, फुटूर नहीं फुतूर। चलो भाई अच्छी बात है। आगे ध्यान दो, निहार कमेंट करो जल्दी से। यहाँ डाल दिए हैं इंपोर्टेंट पॉइंट लाके कि सिर्फ निहार कौन सा लफ्ज है? फारसी है। ध्यान रखो और कमेंट करो, निहार कौन सा लफ्ज है? फारसी। हार के माने गीजा के हैं, नाहार यानी नहीं खाया हुआ। आपको पता है कि नाहार से निहारी, और निहारी आपको पता है आजकल के चटपटी दुकानों पर पका पकाया मिल जाता है ना। हुआ कलिया इस शोरबेदार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ा हो। कलिया किसे कहते हैं? आए सवाल। तो कलिया उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई चीज पड़ जाए, है ना। तो कलिया जैसे में शोरबेदार गोश्त है, यानी इसको कहते हैं सालन वाले, तो उसमें अगर कोई आलू वगैरह पड़ जाए, कोई और चीज मिल जाए तो उसको शोरबादार कहेंगे, ठीक ना।
चलो भाई समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जिसमें कोई तरकारी पड़ जाए। कोरमा किस जबान का लफ्ज है? जल्दी से कमेंट करो। कोरमा तुर्की जबान लफ्ज है। कोरमा यहाँ सुर्खी होगा, यहाँ सुर्खी होगा, यहाँ सुर्खी। कमेंट करो जल्दी से भाई। दो गो बोले। एक तो याद रखो कि आपको बोले निहार किस जबान का लफ्ज है? निहार तो डैश लिखोगे फारसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कहें कोरमा, कोरमा कहें तो याद रखोगे कौन सा भाई? तुर्की। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये VVI ऑब्जेक्टिव है। लो यहाँ लिख देते हैं हम, अभी लिख दिए हैं। तो बाबू सुर्खी से पूछा जाता है मुराद क्या है? तो सुर्खी उन्वान को कहते हैं। आपको पता है कि पहले के छप्पे खाना वगैरह या जो भी अभी किताब में हेडिंग लिखा रहता है तो रेड से लिखा रहता है, और सुर्ख का माना लाल भी होता है, इसीलिए सुर्खी से मुराद उन्वान है। अब आते हैं हम लोग, देखिए एक है अहदी, एक है अहदी, अहदी, ठीक ना। एक है अहदी और एक है अहदी, ठीक ना। एक अहदी है। तो दोनों के माने डिफरेंस ध्यान रखो। पहले अहदी लिखते हैं तब अहदी। ये अहदी है और यहाँ पढ़ोगे तो अहदी, और यहाँ जजम है। तो ध्यान रखो बाबू, इसके माने होता है सुस्त और काहिल के, ठीक ना। सुस्त और काहिल। और इसके माने होता है अकेला। इसके माने क्या होता है? अकेला होता है बाबू। तो ये ध्यान रखोगे, यही बताने की यहाँ कोशिश किया जाएगा। अहदी, ठीक ना। अहदी के माने हमारी जबान में सुस्त और काहिल के हैं। अहदी के माने क्या होता है? अकेला बाबू। तो क्लियर हो गया होगा। ये आसान तरीका से देख लो, ठीक है, जल्दी से देख लो। जी बिल्कुल, निहार फारसी जबान का लफ्ज है और कोरमा तुर्की जबान का लफ्ज है। बिल्कुल बाबू, ऐसे ही लिखते रहोगे सीख जाओगे। चलो इतना क्लियर है बाबू। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और सुन लो, उसके बाद सवाल जवाब देख लेना। हमारी जबान में एक लफ्ज कलाई है। क्या है? एक लफ्ज है। कौन सा लफ्ज? कलाई। आप बोल के देखिए, बोलेंगे कलाई, कलाई। तो हमारे जबान में एक लफ्ज है। क्या लफ्ज है? कलाई, यानी कलाई है। आइए इसकी भी कलाई खोले। अब कलाई खोले से क्या मुराद है? हम लिखते को कलाई है, कलाई है, मगर बोलते कलाई है ना। हम आपको बताएं कि आप बोल के देखिएगा, आप बोलिएगा कलाई। हमारी जबान में इसके माने सफेदी और सफाई के हैं। बर्तनों पर कलाई की जाती है ना। अब एक बर्तन है, अब उस पे बर्तन पे क्या किया जाएगा भाई? कलाई किया जाएगा, है ना। बर्तन पे कलाई किया जाएगा, यानी जो लगा होगा उसको क्या किया जाएगा। लेकिन यही एक दीवार है, तो दीवार पर क्या किया जाएगा? उसको कलाई को फेरा जाएगा। तो कलाई फेरना और कलाई खोलना दोनों याद रखना। कलाई खोलना का मतलब क्या हुआ? कलाई फेरना। बर्तनों पर कलाई की जाती है और मकानों पर कलाई फेरी जाती है। तो ये याद रखोगे बाबू। यह लफ्ज जो गोया पुरानी अरबी नहीं है, मगर फिर भी अरबी नातों में मिलता है। माने कलाई जो है अरबी लफ्ज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना अरबी नातों में मिलता है। कलाई अरबी में, कलाई को अरबी में जल्दी कमेंट करो। कलाई को अरबी में कहते हैं बाबू लिसान। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। कलाई को अरबी में लिसान, और फारसी में भी पूछता है, फारसी में भी पूछता है। कलाई को फारसी में भी पूछता है। तो फारसी में इसको कहते हैं रांगे, या रांगा भी लिख सकते हो, ठीक है। रांगा या रांगे भी लिख सकते हो। तो यही आगे कहने का मुराद होगा। और सुनो, कलाई फेरना और कलाई खोलना का अंतर ध्यान रख लो, ठीक ना। कलाई, कलाई फेरना, कलाई फेरना, कलाई खोलना, दोनों में ध्यान रखो बाबू, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, कलाई खोलना यहाँ साफ तौर पे लिखा है किसी के ऐब को क्या करना, छुपाया जाए तो कलाई फेरना है। अगर मान लो दीवार पर कुछ लिखा है, तो बताओ दीवार पर कुछ लिखा है तो इसको पेंट कर दो, तो ये क्या हुआ? कलाई फेरना हुआ। क्या हुआ? कलाई फेरना हुआ। अगर यही दाग धब्बा और ऐब को जाहिर किया जाए, उसको जाहिर कर दिया जाए, तो कलाई खोलना हुआ। अगर हम कहेंगे किसी का बारे में तुम चुगली कर रहे हो, तो कलाई खोल रहे हो या कलाई फेर रहे हो, तो कलाई खोलना हुआ। कलाई फेरना के मतलब, अच्छा कुछ चीज फेर दीजिए किसी दीवार पे पेंट वगैरह से, तो छुप जाता है। तो कलाई फेरना के माने है किसी का ऐब को छुपा लेना, और कलाई खोलना यानी किसी के ऐब को जाहिर कर लेना। तो ये दोनों बाबू याद रहे, ठीक ना। कलाई फेरना और कलाई खोलना आप लोग समझ गए, ठीक ना। जल्दी से बताइए, कलाई खोलना और कलाई फेरना आप लोग समझ गए ना? बताइए भाई जल्दी से, कलाई खोलना और कलाई फेरना समझ गए ना आसान अंदाज में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान अंदाज में आप समझ गए। हमको लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग समझ गए होंगे। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ये जितना इंपॉर्टेंट है आप हमको बता, हम आपको बता दिए है ना जी उस्ताद जी। जी आप ऐसा बताइए करते हैं सर कि बहुत अच्छा से क्लियर हो जाता है। आप बहुत आसानी से समझा देते हैं, ओहो बाबू, इसीलिए तो हम आए हैं। यस सर, समझ में आ गया। चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब देख लो जो तुम्हारे किताब में दिया होगा, ये ला दिए पीडीएफ के रूप में, ठीक ना। देख लेना, आसान अंदाज में सबका जवाब है, सवाल तुम्हारे किताब में मौजूद होगा। अब इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे के सवाल लाए, किताब ला के तुमको बताए, किताब अपने पास रखो और सवाल जवाब मिला लेना। भूख तोड़ने की इस्तेलाह क्या है? नाश्ता। चार जबाने कौन कौन से माहिर थे? अरबी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, ठीक ना। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, फतूर के माने तोड़ने के हैं, है ना। फारसी हिंदुस्तानी में इस्तेमाल होता है ना। कलई अरबी जबान का लफ्ज है, इसके माने रांगा होता है, हम आपको पहले भी बता दिए, ठीक ना बाबू। आगे बढ़ते हैं, अहदी के माने क्या होता है? सुस्त और काहिल के। और अहदी के माने क्या होता है? अकेला होता है। कलई खोलना यानी किसी को ऐब को जाहिर कर देना, और कलई फेरना यानी किसी को ऐब को छुपा लेना। बहुत निहायत आसान अंदाज में बताए भी और तुमको यहाँ लो समझा भी दिया। और सुर्खी से मुराद उन्वान है, 7 नंबर सवाल है, ये भी देख लेना, ठीक ना। यहाँ हम लोग 6 नंबर तक देखे थे ना। हाँ चलो भाई आगे देख लो। कलई को अरबी में लिसान कहते हैं और फारसी में रांगा कहते हैं। पढ़ाने के बाद इतना ला दे रहे हैं, बताओ अगर नहीं लाओगे नंबर ना तो समझ लो कि बहुत अफसोस की बात है। अगर इतना से ज्यादा नहीं ला रहे हो तो समझ जाओ। इसलिए कि जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं या जो लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, इतना हम टाइप टाइप करके लाना, अच्छा से बताना बाबू। अगर नहीं लाओगे तो धोखा करोगे मेरे साथ। पूरब की जबान से मुसन्निफ के कौन मुराद लेता है? तो पूरब से जानते हो अरबी, और पश्चिम से अंग्रेजी लेता है, तो ये दोनों लिख दिए हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा गौर करोगे तो समझ जाओगे। पहला सवाल होगा कि खानों में सबसे ज्यादा अहम खाना कौन सा है? इस तरह से लिखोगे, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है, जो हम आपको समझाएं। क्योंकि रात भर इंसान भूखे रहता है तो सुबह उसकी पेट की जो जरूरत होती है ऐसे खाने की जो रात की भर की कमी को क्या करे, पूरा कर सके, इसीलिए सबसे ज्यादा अहम खाना जो है नाश्ता है। सर आप अपना ख्याल रखिए, रखा कीजिए, मौसम चेंज हो रहा है मौसम चेंज हो रहा है बाबू, तो हम ख्याल रखें। चलो ठीक है भाई, ख्याल रखेंगे, नहीं तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा, है ना। आपको पढ़ाने तक ख्याल रखते हैं। चलो भाई दूसरा सवाल, कलैया। कलिया अरबी लफ्ज है लेकिन इसके माने अरबी नहीं है, जो हम आपको समझाए। लेकिन इसकी शक्ल जो है कलिया हो सकती है, जिसके माने भूनना है। कलिया का माने बताए थे। और भुने हुए गोश्त को क्या कहते हैं? कलिया कहते हैं। लो एक सवाल आया कलिया और कलिया को भी बता दिए हैं सवाल जवाब में, ठीक ना। तो ये सब लगा दिए हैं पीडीएफ। हमको नहीं लगता है कि तुमको जो है ना जरूरत होगा बताने पढ़ाने के बाद, ठीक ना। सुर्खी, सुर्ख उन्वान को कहते हैं, लेकिन सुर्ख का मतलब लाल होता है ना। सुर्ख का मतलब क्या होता है? लाल होता है। पहले जमाने में कोई छपा खाना नहीं होता था, इसलिए जो है ना लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते थे और उन्वान को लिखते थे। आपको पता भी है कि छपा खाना में किस तरह से इजाद हुआ था। और सुर्खी कहा जाता है, आज छपा खाना मौजूद है फिर भी ऐसे लोग से सुर्खी से ही कहते हैं, यानी सुर्खी लाल रंग को, सुर्ख के माने लाल भी होता है। चलो भाई, नुकूसे सुलेमानी से माखोज एक किताब दिया होगा, सवाल देख लेना 4 नंबर में। शिबली नुमानी उनके उस्ताद के नाम है। हमारी जबानों में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं, यानी भुनना भुना हुआ गोश्त को कहते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना है, नालंदा जिला में है, सुबह बिहार के नालंदा जिला में वाक़ है। 8 नंबर उनका खास मैदान क्या था? तारीख इस्लाम था, जो तुम्हारे निसाब में शामिल होगा। अब देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन इतना लिखना है, बढ़ा के जो है तुम्हारे लिए लिख दिए है ना बाबू, तुम्हारे लिए लिख दिए, ठीक ना। तुम्हारे लिए लिख दिए। देखो जब आप पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दो ना। देखो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दे, बढ़ा चढ़ा के उसमें अपने मन से 1-2 बात फेंट दो, उर्दू लिखो लेकिन भर देना पेज को, ठीक ना। क्योंकि वो रात भर के इंसान को पूरा नहीं कर पाता, वही तो लिखे हैं। थोड़ा सा आगे देखोगे तो बढ़ जाओगा। जरूरत होती है ऐसे खाने की जो रात भर की कमी को पूरा कर दे, है ना। यानी ऐसे गिजा जो हमारे जिस्म को तवानाई दे, यानी ताकत दे, तवानाई ताकत मिल सके रात भर। तो हमें कुछ तो नहीं मिलता, इसलिए नाश्ता कुछ खास चाहिए, है ना। कहते हैं ना, हम नाश्ता में मम्मी अंडा बनाई दो, तो वो कुछ खास होता है, तो उससे ज्यादा खाना चला जाता है। और इसे चाहिए होता है कि रात भर की तवानाई को बहाल रख सके, यानी रात भर जो भूखे रहते हैं उसके तवानाई, उसकी ताकत को रख सके, और दिन में भी चुस्त और तंदुरुस्त रख सके, हम अपने कामों को पूरा कर ले। इसलिए चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा तब तो हम लोग अपने खाने को पूरा करेंगे। चलो भाई अब हम लोग लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या लगाएंगे भाई? ऑब्जेक्टिव। चलो
चलो भाई, सभी लोग आंसर लगा रहे हैं। आसिफा परवीन, जी बिल्कुल, सेंटअप का जो है ना आपको तैयारी करा देंगे। बिल्कुल आज आप देखिए कब शेड्यूल लगता है, आज करा देंगे तो कल आपका सेंटअप का एग्जाम है। बिल्कुल उसमें से प्रश्न आएगा और प्रश्न ग्रामर उर्दू सब रहेगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नाश्ता किसकी इस्तेलाह है भाई? तो नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तेलाह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लगाते जाते हैं हम लोग। नो, सवाल नंबर 2, सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नुमानी के शागिर्द थे। ठीक ना, आसान आसान है बाबू, इसलिए तेजी में। निहार किस जबान का लफ्ज है? निहार है फारसी जबान का लफ्ज है। और कोरमा किस जबान का लफ्ज है? देखो यही रिवीजन है, यही रिवीजन है। इसी तरह से सबको पढ़ाना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव जब भी कोई पढ़ाए इस तरह से पढ़ाए ताकि उसको बच्चा को जो है जहन में रहे और वो भी रिवीजन होता जाए। आगे बढ़ते बाबू। नदवतुल उलमा में से सुलेमान नदवी शिबली के शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद के इस्तीफादा किया था? तो मौलाना जड़िया कोटी यहाँ होना चाहिए, मौलाना फारूक चिड़िया नहीं, जड़िया कोटी होगा। ठीक ना, जड़िया कोटी होगा। ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट बाबू। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 से सुलेमान नदवी की जाए पैदा कब हुई? 1884 में पैदा हुए। क्लियर जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, इनमें से कौन सी तस्नीफ से सुलेमान नदवी की है? तो देख रहे हो नुकूश सुलेमानी, तुम लोग देख रहे थे ना। नुकूश सुलेमानी क्या लगाओगे? सही जवाब लगाओगे। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान अंदाज में देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7, बस्ती दसना किस जिला में है? बस्ती दसना बाबू नालंदा जिला में पड़े हो, है ना, बिहार के। आगे बढ़ते हैं, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम सैयद अब्बुल हसन था। तो आप पढ़े थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी, हकीम अब्बुल हसन चाहे सैयद अब्बुल हसन। सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस का फराइज अंजाम दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन आपको इसका आंसर जो है याद रखना है। और आंसर क्या याद रखिएगा भाई? तो आंसर याद रखिएगा पूना कॉलेज होगा, पूना कॉलेज करेक्ट आंसर बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? तो दसना, और दसना कहाँ है बाबू? तो दसना नालंदा, नालंदा बिहार में है। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ? अलपंच रिसाला। तो क्या ध्यान रहे बाबू। सैयद सुलेमान नदवी को वफात 1953 में हुआ, 23 नवंबर को। 22 नवंबर 1884 में पैदा हुए। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? बिहार से है। 10 नाम पैदा हुए जो नालंदा में है। 5 पुराने लफ्जों की नई तहकीक के मजमून निगार कौन है? तो ख्वाजा हसन नजामी, मिट्टी का तेल पड़े हो, और सैयद सुलेमान नदवी, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? तो मदरसा इमदादिया दरभंगा में तालीम हासिल करने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16, इनमें से एक शाये हुआ, यहाँ से पढ़ोगे। इनमें से शाया हुआ पटना रिसाला अल्पंच सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाया हुआ था भाई? तो पढ़ाए थे और दिखाए भी थे, ख्वातीनों की तालीम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ख्वातीन की तालीम। खातूनों की तालीम वहां लिखा था ना। कोरमा किस जबान का लफ्ज है? कमेंट करो। कोरमा तुर्की जबान का लफ्ज है। फारसी जबान का लफ्ज कौन था? तो निहार बाबू। अब याद नहीं होगा तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा इतना समझाने के बाद, है ना। शिबली के वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तस्नीफ को मुकम्मल किया था? तो सीरतुन नबी, जो सबसे बेस्ट किताब है, इसको हम 6 सेशन तक पढ़ लिए हैं। आप भी इस किताब को मंगा लो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बारे में, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से, है ना, बहुत सारा चीज आपको सिखा देगी, जिसका नाम सीरतुन नबी है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 और ये आखिरी, कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तो कोरमा तुम देखिए तुर्की जबान का लफ्ज है। फारसी जबान का लफ्ज कौन था? तो निहार बाबू। क्लियर हो गया आसान अंदाज में ना? क्लियर हो गए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है? सलमान बाबू इसी तरह से याद है, क्या ट्रिक लगाओगे? जी उर्दू में 95 प्लस लाओ बाबू। नहीं लाओगे तो फिर हम नाराज आएंगे। यस सर, गजाला परवीन दुरुस्त। बहुत मजा आ गया सर शाहीन पर। यस सर, थैंक यू सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। सर मिक्स ऑब्जेक्टिव आइएगा तैयारी में, बिल्कुल मिक्स मिक्स ऑब्जेक्टिव रहेगा एमडी। सर सोए सोए पढ़ना कैसा है? सोए सोए का आप सपना में भी पढ़ो ना। सोए सोए पढ़ना कैसा है? अरे भाई, सोए सोए पढ़ोगे तो आलसी हो जाओगी। सोए सोए नहीं पढ़ो, बल्कि उठो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसको लिखो। अब इनका क्या नाम है कि चादर में मोबाइल ले ले,
चादर में मोबाइल शरीफ ले ले और उसी में मोबाइल शरीफ से पढ़ते रहें, पता चलेगा कि शैतान हावी हुआ और सुला दिया। जैसे कोई कोई कितने लोग होंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़े होंगे, फिर हम पढ़ लिए, कुरान भी पढ़ लिए, डेली पढ़ लेते हैं। सोए सोए के चक्कर में नहीं रहो, सोए सोए के चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे, खोए खोए के भी सोओगे तो खोओगे। जी बिल्कुल, जो लाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव वो मिक्स ही होगा, वो मिक्स ही होगा। इंतजार कीजिए कब टाइमिंग देखिए मिलता है। आज ले लेंगे, कल आपको 13 सेंटअप का एग्जाम है। उसमें क्या रहेगा बाबू, तो उसमें उर्दू बुक से रहेगा, उर्दू बुक आप उर्दू बुक रहेगा, उर्दू बुक आप प्लस जो है ना ग्रामर रहेगा बाबू। क्या रहेगा, ग्रामर रहेगा। लो ये सीट देते हैं ग्रामर, अब बहुत ही आसान अंदाज में, बल्कि सेंटअप ही नहीं किस तरह से आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब बताएंगे ये 100 ऑब्जेक्टिव मिक्स ऑब्जेक्टिव में। तब तुम्हारा जो है ना पता चलेगा बाबू। सर तशरीह करना सिखा दीजिए, बिल्कुल सिखा देंगे सैमा शेख साहिबा, इंतजार थोड़ा सा कीजिए। चलो भाई अब ये न बोलो, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में बाबू। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो और उठ कर पढ़ो, सूत कर नहीं पढ़ो, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो पढ़ सकते हो भाई, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में बाबू। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।